हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक प्रेरणाप्रद स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी का शीर्षक है दुनिया कैसी है। बहुत पुराने समय की बात है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही उन्हें धनुर्विद्या से परिपूर्ण किया था और वे उनके गुरुवर थे। जैसे ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो गुरुजी ने कहा कि चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। तो सभी राजकुमारों को बुला लिया गया और गुरुवर ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि जाओ तुम पूरे नगर में चक्कर लगा करके आओ और एक अच्छे इंसान को ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन ने गुरु की आज्ञा के अनुसार वहां से चल दिए। पूरे नगर में चक्कर लगाया। सुबह से शाम तक वो नगर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं मिला। पूरे नगर में भी उन्हें एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला और खाली हाथ आश्रम में लौट आए। आकर के गुरुजी से बोले कि गुरुदेव, मुझे तो पूरे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा, कोई भी इंसान अच्छा नहीं है? तो दुर्योधन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे तो कोई भी इंसान नहीं मिला। तो द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, आप बैठो। अगले दिन फिर सभा बुलाई गई। सभी राजकुमारों में से युधिष्ठिर को खड़ा कर दिया गया और गुरुदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, आज तुम्हारी परीक्षा है। तुम जाओ और पूरे नगर में से एक बुरे इंसान को ढूंढकर मेरे पास लाओ। तो युधिष्ठिर भी गुरु के आज्ञा के अनुसार वहां से चल दिए और नगर में एक बुरे व्यक्ति की तलाश करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन युधिष्ठिर को कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला और फिर युधिष्ठिर खाली हाथ आश्रम में लौट आए। युधिष्ठिर ने आकर के कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पूरे नगर में कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला। तो गुरुदेव ने कहा, क्या भरे पूरे नगर में भी बुरा इंसान नहीं मिला? तो युधिष्ठिर ने कहा, नहीं देव, मुझे तो कोई बुरा इंसान नहीं मिला। तो ये दोनों के प्रश्नों के जवाब सुनकर सभी राजकुमार उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। सभी शिष्य गुरुदेव के प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे। तभी सभी राजकुमारों ने एक साथ प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर नगर में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, दुर्योधन के अनुसार कोई भी नगर में अच्छा इंसान नहीं है और युधिष्ठिर के अनुसार कोई भी इंसान पूरे नगर में बुरा इंसान नहीं मिला, यह तो प्रश्न अचंभित करने वाला है। तब गुरुदेव ने कहा कि युधिष्ठिर,
के मन में अच्छाई है, इसलिए इसने पूरे नगर के लोग अच्छे दिखाई दिए, उनमें कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। और दुर्योधन के मन में बुराई भरी पड़ी है, वो खुद ही बुरे इंसान हैं, इसलिए भरे पूरे नगर में इसे कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। तो दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसे हम हैं। हमारा ही स्वयं का प्रतिबिंब है दुनिया। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया हमें अच्छी दिखाई देगी, और अगर हम बुरे हैं तो दुनिया हमें बुरी दिखाई देगी। दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर तुम इसमें अच्छाई ढूंढने लगोगे तो हजारों अच्छाइयां मिल जाएंगी, और अगर तुम स्वयं में ही बुराई भरी पड़ी है तो दुनिया तो तुझे बुरी नजर आएगी। तो मेरे दोस्तों, जैसे तुम हो वो दुनिया वैसी ही नजर आती है। हमें दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना नजरिया बदल लेना चाहिए। अगर हम अच्छे इंसान को ढूंढने लग जाते हैं तो सभी अच्छे नजर आने लगते हैं, और अगर बुरे लोगों की ढूंढने लग जाते हैं तो दुनिया में सभी बुरे दिखाई देने लग जाते हैं। तो दुनिया वैसी ही है जैसे हम हैं। हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, अगर हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपना नजरिया बदलो। अपना नजरिया बदलते ही दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई देने लग जाती है। जो कमी इंसान में होती है, दुनिया में वो सारी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। इसलिए दुनिया हमसे नहीं बदली जाएगी, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। जैसे हम हैं वैसी ही दुनिया नजर आती है। अच्छे लोगों को दुनिया अच्छी नजर आती है, बुरे लोगों को दुनिया बुरी नजर आती है। दुनिया बहुत खूबसूरत है। अपने अंदर अच्छाई पैदा करोगे तो दुनिया बहुत अच्छी है। तो आई होप आप दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर तुझे दुनिया बुरी नजर आती है तो बुराइयां आप में ही भरी पड़ी हैं, इसलिए आप अपने आप को संभालो, अपने अंदर झांक करके देखो। अगर आपको दुनिया बुरी लगती है तो आप स्वयं बुरे हैं, अगर आपको दुनिया अच्छी लगती है तो आप स्वयं अच्छे हैं। दुनिया से आप अपने आप की पहचान करो, और जो बुराई अपने अंदर है उस बुराई को दूर करने की कोशिश करो। दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लग जाएगी। जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश रहता था और मस्त रहता था, और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसे एक हंस मिलता है, और उस पक्षी को देखकर वह बहुत मचल उठता है, और उसे वह बहुत सुंदर लगता है। कौवा उस सुंदर सफेद पक्षी के पास जाता है और कहता है कि यार तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी भी क्या जिंदगी है, कितने मजे से तुम ठंडे पानी में रहते हो, काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। हंस ने कहा यार किसने कह दिया मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे से सुंदर तो बहुत ज्यादा पक्षी हैं, मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं जितने तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। तो हंस की बातों से लगता था कि हंस भी अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो कौवे ने कहा तुमसे भी सुंदर पक्षी होते हैं? तो हंस ने कहा हाँ भाई, तोता मेरे से भी सुंदर पक्षी है। उसका हरा रंग होता है, लाल चोंच होती है, और मीठू मीठू करके उसे लोग पुकारते हैं। मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो क्या जिंदगी है यार, जिंदगी तो तोते की है। तो वह कौवा सोचता है कि चलो तोता इतना कितना सुंदर है, मैं उसे भी देखता हूँ, और वह उसे ढूंढने के लिए उड़ जाता है। कुछ दिन बाद उसे तोता दिखाई देता है,
और वह उसके पास पहुंच जाता है। कौवे ने कहा, यार तुम बहुत सुंदर हो, लाल तुम्हारी चोंच है, हरे रंग के हो, लोग भी तुम्हें मिठू मिठू कहकर पुकारते हैं, घर में तुझे पालना पसंद करते हैं, तुम्हारी भी क्या लाइफ है यार, बड़ी मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो। तोते ने कहा, अरे नहीं भाई, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर पक्षी और भी हैं, मैं क्या सुंदर हूँ। तो कौवे ने कहा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। तोते ने कहा, नहीं यार, काश मैं मोर होता है, मोर मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। तो कौवे ने कहा, अच्छा मोर इतना सुंदर है, तो चलो मोर से मिलते हैं। और कौवा मोर के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। काफी दिन निकल जाते हैं, उसे मोर नहीं मिलता है। तो वह ढूंढते ढूंढते एक दिन चिड़ियाघर में पहुंच जाता है, जहां पिंजरे में कैद था मोर। और वह मोर के पास जाकर कहता है कि अरे यार तुम बहुत सुंदर हो, कितने सुंदर तुम्हारे पंख हैं, कितने प्यारे हो तुम, कितने बड़े हो तुम, लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, तुम्हारी कितनी सुरीली आवाज है, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मोर ने कहा, यार मेरी सुंदरता भी कोई सुंदरता है, मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूं, मुझे सुंदर होने के कारण लोग घर में पालना पसंद करते हैं, पिंजरे में, चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद कर लेते हैं, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं तो पिंजरे में गुलाम रहता हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद है। कौवे ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो। मोर ने कहा, नहीं भाई, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी तो तुम्हारी है, तुम खुले में रहते हो, कितना प्यारा काला कलर है तुम्हारा, तुम्हारी कर्कश आवाज है जो तुम्हें लोग पालना भी पसंद नहीं करते, तुम आजाद रहते हो, अपनी मर्जी से जहां चाहते हो वहां उड़ जाते हो, जिंदगी तो यार तुम्हारी है। तो कौवे ने कहा, अरे भाई तुम कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। तो कौवे ने कहा, चलो यार फिर मैं ही सही हूं, अपने हिसाब से खुश और मस्त तो रहता हूं जंगल में। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। अगर हम दूसरों की नकल करने लगते हैं या उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों के जैसे कभी नहीं बन सकते हैं और हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं। इसलिए हम जो भी हैं अपनी जगह पर अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं। किसी दूसरे को इतनी अहमियत मत दो कि वो हमसे ज्यादा अच्छा कहलाए। ईश्वर ने हमें एक एक बंदे को चुनकर बनाया है और जब ईश्वर ने हमें भेजा है तो ये कहकर भेजा है कि तुमसे सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए हम जहां भी हैं, जैसे भी हमारी लाइफ है, जैसे भी हम हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो। हम वैसा भी कभी, दूसरों के जैसे हम कभी नहीं बन सकते और दूसरों के बनने के चक्कर में हम अपना अस्तित्व भी खो देते हैं, जिसका शीर्षक है रुको मत, आगे बढ़ो। हमें अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए हर दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हम आलस में ही अपना समय व्यतीत करते रहेंगे तो ये आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें कुछ भी करने नहीं देगा और अपनी जंजीरों में जकड़ के रख लेगा। अगर हमें सफल होना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते रहो। किसी ने सच ही कहा है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो,
और अगर तुम चल ही नहीं सकते तो रेंगो तो सही, तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तुम सफलता की मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। अगर तुम रुक कर बैठ गए तो अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पछतावा अपने हाथ लगेगा। आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। मैं कौन हूं? मैं क्या करना चाहता हूं? और जिस कार्य को करना चाहता हूं उसके लिए मैं आए दिन कितनी मेहनत करता हूं? तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर तुम अपने आप से ये प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशनल जागृत हो जाएगा। तुम्हारे अंदर सफलता की आग जागृत होगी जो तुम्हें आए दिन आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी। और अपना लक्ष्य निर्धारित करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहने का ही नाम जिंदगी है। अगर रुक गए तो सिर्फ सफलता हाथ लगेगी, पछतावा हाथ लगेगा और अफसोस के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर दिन 1-2 कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए तो जरूरी है कि आए दिन हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने से सफलता नहीं मिलती है। हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन करते क्या हैं? सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अरे ख्वाब देखो तो उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश भी करो। कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? वो ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएंगे। इसलिए ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को साकार करने की कोशिश तो करो। उन सपनों को साकार करने के लिए आगे तो बढ़ो, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। आए दिन तिनका तिनका जोड़ोगे तो भी तुम अपनी जिंदगी में सफल हो जाओगे। अगर तुमने आज पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे आए दिन एक एक टॉपिक कवर करोगे तो भी तुम अपना लक्ष्य पा लोगे। और अगर तुम सिर्फ ख्वाब देखते रहे और मोबाइल और टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करते रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने जीवन में तुम्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी और अफसोस करके बैठ जाओगे, काश मैं भी अपने टाइम पर पढ़ लेता तो आज मैं भी कुछ न कुछ कर निकलता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ते रहो। पूरे विश्वास के साथ अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक दिन तुम अपनी सफलता की मंजिल पा लोगे। एक बार क्लास में अंक बैठे हुए थे। सुनने से लेकर के 9 तक के अंक कक्षा में बैठे हुए थे। तो अचानक से 9 नंबर ने 8 को थप्पड़ मारा। जैसे ही थप्पड़ 8 को लगा तो 8 नंबर को गुस्सा आता है और वह पूछता है कि भाई तूने मेरे को मारा क्यों? तब 9 ने कहा, 9 यानी 9 नंबर ने कहा कि भाई मैं बड़ा हूं इसलिए मैं मार सकता हूं, मुझे मारने का अधिकार है। तो ऐसा कहते ही क्लास में थप्पड़ों की बौछार होने लगी। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा,
4 ने 3 को मारा और 3 ने 2 को मारा और 2 ने 1 को मारा। तो यह क्रम देख करके शून्य दुबक करके एक कोने में बैठ जाता है। शून्य को पता था कि अब तुझे भी पढ़ने वाला है, तो वह डर करके कोने में जा करके दुबक करके बैठ जाता है। तब 1 ने कहा, अरे भाई शून्य भाई, तुम कोने में दुबक कर क्यों बैठ गए? तो शून्य ने कहा कि भाई जो क्रम कक्षा में चल रहा है, अब ये थप्पड़ मुझे पड़ने वाला है। 2 ने आपको मारा तो आप मुझे मारोगे, इसलिए मुझे डर लगता है। तो 1 ने कहा कि भाई मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं, हम सब की सोच एक नहीं हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हम बड़े हैं और बड़ों का अधिकार है, छोटों को हम मार सकते हैं, लेकिन मेरी सोच ऐसा नहीं है। अपने आप को बड़ा मानना तो अहंकार हो गया। अपने आप को बड़ा मानने से हम बड़े नहीं हो सकते हैं। तो 1 के ऐसे कहने से शून्य थोड़ा सा निर्भय हो गया और 1 वहां से उठ करके शून्य के बगल में जाकर के बैठ गया। तब शून्य ने कहा, अरे भाई तूने तो मुझे ही बड़ा बना दिया, मैं तो 0 था, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तूने तो मुझे मेरे बगल में बैठ करके मुझे 10 बना दिया, मैं 10 बन गया और मैं तो इस क्लास में कक्षा में सबसे बड़ा हो गया। तब 1 ने कहा कि भाई अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। ये सब कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, ये अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता। मैं दूसरों का आदर सम्मान करता हूँ, दूसरों को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण मैं स्वयं उनकी नजरों में बड़ा बन जाऊंगा। अपने आप को बड़ा कहने से हम बड़े नहीं बन सकते हैं। जब हम दूसरों का आदर सम्मान करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे, तभी हम जाकर दूसरों की नजरों में बड़े बन सकते हैं। तो इनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने आप को बड़ा कहने से हम बड़े नहीं बन सकते हैं। इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है। जिसकी जितनी अच्छी सोच होती है, वही इंसान लोगों की नजरों में बड़ा बन जाता है। तो आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज मैं आपके सामने एक प्रेरणाप्रद टॉपिक लेकर के आई हूँ कि 1% लोग ही सफल क्यों होते हैं। जिंदगी में सफल होने की इच्छा किसके नहीं होती? कौन व्यक्ति ऐसा है जो जिंदगी में सब कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हो? कौन अपना नाम नहीं कमाना चाहता हो? कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो पैसा नहीं कमाना चाहता हो? हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि समाज में मेरा नाम अच्छा हो, मेरे पास अच्छे पैसे हों, हर सुख सुविधा हो और जिंदगी में हर कार्य में मैं सफल रहूं। लेकिन हम जो अपना टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और हम पर आलस हावी हो जाता है, जिसके कारण हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं और अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 1% होते हैं, ऐसे लोग जो अपना टारगेट निश्चित कर लेते हैं, उसी पर दिन रात मेहनत करते हैं और वही व्यक्ति एक दिन सफल होते हैं। उस 1% में हम भी हो सकते हैं। अगर आज मैं 100 लोगों से कहूं कि कल सुबह तुम्हें 7 बजे उठना है, तो वो हां कर देंगे। लेकिन कल सुबह 100 में से 80 लोग ही सुबह 7 बजे उठ पाएंगे।
अगले दिन उस 80 लोगों में से भी 50 लोग उठेंगे, नेक्स्ट डे 50 में से 30 लोग उठेंगे, और धीरे धीरे ऐसे करते करते 1% लोग रह जाते हैं लास्ट तक, जो अपना टारगेट बनाते हैं, उस निश्चित समय पर उठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए और अपना समय आलस्य में पड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी 1% लोगों में हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और वही 1% लोगों में हमें अपनी काउंटिंग भी करनी है। अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और दिन रात पूरे आत्मविश्वास के साथ उसी को अपने टारगेट पर निश्चित समय देते हैं, तो हम सफल अवश्य होते हैं। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते हैं। अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और दिन रात अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करनी होगी। 99% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को निश्चित समय नहीं दे पाते हैं और टारगेट बना लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस टारगेट को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और सुख सुविधाओं में पड़ करके अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। और 1% लोग ऐसे होते हैं जो 99% अपने सुखों को त्याग देते हैं और सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वही व्यक्ति 1% लोगों में गिने जाते हैं जो सही समय पर अपनी सफलता पा लेते हैं। ऐसे लोग दुनिया में लाखों में से 1, करोड़ों में से 1 होते हैं जो 1% में गिने जाते हैं। उस 1% में आप भी हो सकते हो, अगर आप अपने सुख सुविधाओं को त्याग करके अगर अपने टारगेट पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हो और निश्चित समय दे पाते हो। तो 1% लोगों में अपनी काउंटिंग करवाने के लिए हमें 99% लोगों अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, तब जाकर के हम 1% लोगों में हमारी काउंटिंग हो सकती है। अगर एक पत्थर को नदी में फेंक दिया जाए तो उसे चिकना होने में कम से कम 1 वर्ष लग जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें अपना टारगेट बना लेना चाहिए और अगर अपने टारगेट पर निश्चित समय लगाते हैं तो हम भी एक दिन उसी चिकने पत्थर की तरह इस दुनिया में चमक उठेंगे और 1% लोगों में हमारी भी काउंटिंग होने लग जाएगी। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो दिन रात मेहनत करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और उन्हीं सफल 1% लोगों में आपकी काउंटिंग भी हो सकती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरी स्टोरी का शीर्षक है अपने मन पर काबू कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और वह शाम को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तो वह रास्ते में सोचता है कि आज तो पनीर की सब्जी खा लेते हैं, बहुत मन करता है, बहुत भूख लगी है, तो आज पनीर लेकर के चलते हैं और पनीर की सब्जी खाते हैं। तो वह मार्केट से पनीर खरीद लेता है और अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से खाना बना दो।
और मैं पनीर लेकर के आया हूँ, पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनाना। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है जी, आप अपने हाथ मुंह धो और थोड़ा सा रेस्ट करो, तब तक मैं खाना बना करके तैयार करती हूँ। आपके कहने के अनुसार स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। तो वह हाथ मुंह धोता है और टीवी देखने लगता है और खाने का इंतजार करता है कि आज बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से सब्जी बन जाए और खाना बन जाए तो मैं जल्दी से खाना खा लूं। जैसे ही सब्जी बनती है, किचन से स्वादिष्ट सब्जी की खुशबू आती है और सब्जी रोटी बन करके तैयार हो जाती है। तब उसके दिमाग में आता है कि अरे, मैं नींबू लाना तो भूल ही गया। नींबू के बिना तो खाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं जल्दी से नींबू ले आता हूँ। तो वह सोच करके एक पास वाली दुकान पर जाता है। वहाँ नींबू नहीं मिलते। तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, काश नींबू मिल जाता तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता। यह सोच करके चलो आगे वाली दुकान पे देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन उस दुकान पर भी उसे नींबू नहीं मिलता है। तो यह सोचते सोचते वह धीरे धीरे काफी दूर निकल जाता है और एक शॉप पर उसे नींबू मिल जाते हैं। नींबू लेकर के अपने घर आता है। तब तक खाना ठंडा हो चुका होता है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप कह रहे थे कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और जैसे ही मैंने खाना बनाया आप पता नहीं कहाँ निकल गए। तो उसने बताया कि मुझे नींबू बहुत पसंद है और मुझे लगा कि आज इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अच्छा खाना बना है, तो नींबू होते तो और भी मजा आता। तो मैं नींबू लाने निकल गया। तुम जल्दी से मेरा खाना गर्म कर दो, मैं हाथ धो करके आता हूँ। तो उसकी पत्नी ने दोबारा सब्जी रोटियों को गर्म किया और टेबल पर ला करके उस व्यक्ति के सामने परोस दिया। तब तक उसने अपने नींबू वॉश किए और एक प्लेट में टेबल पर रख लिए। लेकिन वह उन नींबू को देख करके सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक नींबू के लिए मुझे दोबारा कितनी दूर जाना पड़ा। मेरी इंद्रियों ने मुझे काबू में कर लिया है। क्या मैं मन के इतने काबू में हो गया हूं कि इतनी जोरों की भूख को छोड़ करके भी मैं नींबू लाने निकल गया। सुबह से मुझे अपनी इंद्रियां अपने अनुसार नचा रही हैं। जैसे ही मैं ऑफिस से निकलता हूं तो मेरे मन में आता है कि पनीर की सब्जी खाएंगे। मैं पनीर खरीद लेता हूं। इंद्रियों के वश में होकर के मैं जल्दी से घर पहुंचता हूं और मुझे जोरों की भूख थी, लेकिन फिर मेरा मन कहता है कि काश खाने में अगर नींबू और होता तो खाना और स्वादिष्ट बन जाता। तो मैं एक नींबू के लिए अपने मन के वश में होकर के दोबारा निकल जाता हूँ और मुझे आधा घंटा और लग जाता है। तब उसके दिमाग में आता है कि मन ने तो मुझे इतना काबू में कर लिया है, ये अपने अकॉर्डिंग मुझे नचा रहा है। तो यह सोच करके वह खाने की टेबल से उठता है और जिसमें नींबू प्लेट में रखे हुए थे उस प्लेट को उठाता है और बाहर फेंक देता है और जोर से चिल्लाता है कि मैं जीत गया, आज मैं जीत गया। तो उसकी पत्नी बैठी हुई ये सब देख रही थी। वह सोचती है कि क्या ये इंसान पागल तो नहीं हो गया है, कैसे पागलों जैसी हरकत करता है। फिर वह उसे डांटती हुई कहती है कि आप अभी नींबू लाने के लिए अपना खाना भी ठंडा कर दिया और अब आपने उठाए और नींबू बाहर फेंक दिए, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तब उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं।
मेरी इंद्रियों ने मुझे पागल बना दिया है। मेरे मन ने मुझे अपने काबू में कर लिया है। मुझे अपना मन काबू में करना चाहिए, लेकिन मन के अकॉर्डिंग मैं दौड़ रहा हूँ। ये तो मुझे अब समझ में आया है। मैं नींबू के बगैर भी खाना खा सकता था, लेकिन मेरी इंद्रियों ने मुझे काबू में कर लिया था। अब मुझे लगता है कि मैं मन के वश में नहीं हूँ। मन को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। इसलिए मैंने नींबू उठाए और फेंक दिए। तो दोस्तों, आज के युवा भी यही कर रहे हैं। वो अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करना चाहते। वो अपनी इंद्रियों के वश में हो गए हैं, अपने मन के वश में हो गए हैं। जैसा मन चाहता है वैसा ही कार्य करते चले जाते हैं। कुछ युवा सोचते हैं कि चलो शाम को शराब पीते हैं, और उनके दोस्तों की मंडली बैठ जाती है। जैसे ही बोतल खत्म होती है तो उसका दोस्त कहता है, यार एक बोतल और होती तो मज़ा आ जाता। तो वो फिर दूसरी बोतल लाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं और आधी रात तक इधर उधर बोतल खरीदते हुए अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। समय बर्बाद होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है, और वो मन के वश में होकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहिए, अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मन के अकॉर्डिंग हमें नहीं दौड़ना है। अपने अकॉर्डिंग अगर मन पर हम काबू पा लेते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य सफल हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।